नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट अब हर बच्चा पढ़ेगा में। यह पॉडकास्ट शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और सुधारों के अवसरों पर बात करता है। तो आइए आज हमारे साथ जुड़िए और हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद मेहमान से हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार जी फौजी साहब। राजकुमार जी फौजी साहब पूर्व में एक सैनिक रह चुके हैं और वर्तमान में एक ये सक्रिय सामाजिक कार्य करता है। इनकी देश सेवा और इनकी समाज सेवा ने इनको आज समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। आज शिक्षा के अंदर इन्हीं से हम अनुभव जानेंगे कि इनकी किस प्रकार की शिक्षा में रुचि रही और किस प्रकार से आज समाज के अंदर ये शिक्षा का दृष्टिकोण देखना चाहते हैं। तो हम इनके अनुभवों को आज आप सबसे साझा करने वाले हैं। इनसे आपके जहन में आने वाले प्रत्येक विषय पर हम बात करने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार से हमें आगे की शिक्षा को हम अपनी सफलता से जोड़ सके, इसके लिए किस प्रकार से ये हमें प्रेरित करेंगे। तो हम इन सभी विषयों पे आज इनसे बात करने वाले हैं। तो मैं अब आप सबको लिए चलता हूं अपने पॉडकास्ट स्टूडियो और आज के चीफ गेस्ट के साथ मिस्टर राजकुमार जी फौज साहब। नमस्कार फौज साहब। नमस्कार जी फौज साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सभी को अपना परिचय दीजिए सर। अब हर बच्चा पढ़ेगा इस कार्यक्रम में आपने मेरे को यहाँ पर शामिल किया, उसके लिए मैं सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजकुमार फौजी है। मैं शिव मंदिर समस्त कुम्हारान पंचायत ट्रस्ट और कुमाऊत विकास समिति कुचामन सिटी का अध्यक्ष हूँ। जी फौज साहब, हम आपसे आपके अनुभव के आधार पर शिक्षा और देश सेवा के बारे में बहुत सारे आज प्रश्न और सवाल जवाब करने वाले हैं जो हमारे दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे। तो हम इसी क्रम के अंदर बात का सिलसिला शुरू करते हैं सर। और मैं सबसे पहले आपसे फौज साहब ये पूछना चाहूँगा कि आप है पहले देश सेवा में थे और अब वर्तमान में आप समाज सेवा में हैं। तो आप इन दोनों अनुभवों को किस प्रकार से हमारे साथ में साझा कर रहे हैं? मैंने 21 साल 1 महीना 8 दिन देश सेवा की है और इस दौरान मैंने नक्सलवाद और आतंकवाद से मुकाबला करते हुए कभी अपने जान की परवाह नहीं की और अपना कर्तव्य निभाया। देश सेवा करते हुए मैंने अनुशासन में रहना, सहयोग करना और नेतृत्व करने का जज्बा हासिल किया है और आज मुझे समाज सेवा का मौका मिला है। समाज सेवा करने में बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु समाज सेवा के साथ साथ में नेतृत्व अच्छा हो और सहयोग अच्छा हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है और उस संगठन के अंदर अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। फौज साहब, अभी आपने अनुशासन और लीडरशिप की बात करी, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि बच्चों के लिए अनुशासन और लीडरशिप दोनों ही एक अति आवश्यक गुण होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज का युवा इन दोनों ही गुणों को किस प्रकार से अपने आप में विकसित करे और ये उसके लिए कितनी जरूरी है? जो युवा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं उन सभी से मेरा यही कहना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है और जो युवा अनुशासन में रहेगा, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा, वो किसी भी क्षेत्र में मात नहीं खाएगा। आपने देश सेवा में रहते हुए काफ़ी सारे टास्क को पूरा किया होगा। विद्यार्थियों को भी निजी जीवन में कई सारे टास्क दिए जा रहे हैं। आज युवा जो है उनके सामने कई सामाजिक टास्क है जो उनको पूरा करने के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन उनको किस प्रकार से इनके लिए एक योजना बनानी चाहिए और किस प्रकार से एक सौंपे हुए कार्य को पूरा करना चाहिए, आप उसके बारे में कुछ युवाओं को बताइए। मेरा सभी युवाओं से ये कहना है कि जो भी आपको टास्क मिले, टास्क हमेशा अकेला कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। उसमें पारिवारिक सहयोग, समाज का सहयोग और संगठन का सहयोग अति आवश्यक है। टास्क तभी पूरा होगा जब सभी का तालमेल अच्छा होगा। आज युवाओं के सामने और शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के कंपटीशन में युवाओं को टास्क सबसे ज़्यादा भारी हो रहे हैं और उनके लिए बड़ी चुनौती होती है कि एक बड़ी भीड़ में से वो किस प्रकार से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करे। तो आप समाज के युवाओं को और युवतियों को जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में है उनको किस प्रकार से वहाँ पर सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे? समाज की जो सभी शिक्षण संस्थाएं हैं और भामाशाह हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि युवाओं को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए
समय समय पर मोटिवेशन सेमिनार करने चाहिए और जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उनको वित्तीय सहयोग करना चाहिए और सभी संस्थाओं को संसाधन बढ़ाने चाहिए जिससे दूर दराज बैठे हुए हमारे समाज के विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओं से पहुंच सके। ओके फौज साहब, आज वर्तमान में एक नई स्कीम आई अग्निवीर, जिसको लेकर युवाओं के मन में काफी सारे संशय बने हुए हैं और युवाओं का कहीं ना कहीं इस तरफ एक अपना नजरिया बदला है कि फौज के अंदर जाए तो ये एक परमानेंट नहीं हुई है और इसको लेकर के युवाओं की रुचि घटती दिख रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा सर्व समाज के और समाज के युवाओं से निवेदन है कि ये जो अग्निवीर जो योजना आई है वो विकसित देशों में पहले से लागू है जी। इस योजना में जाने से शारीरिक प्रशिक्षण मिलेगा, नौजवान आत्मनिर्भर बनेंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सरकार ने इसकी अवधि कम रखी है परंतु भविष्य के अंदर इस अवधि को बढ़ाया जाएगा और जितनी भी हमारे हिंदुस्तान फौज को सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं देने की संभावना है और इनमें जो शहीद होंगे उनको भी शहीद का दर्जा मिलेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है सभी युवाओं से कि देश सेवा के लिए 4 साल नहीं अगर 1 साल का भी मौका मिले तो देश सेवा के लिए अपना समय लगाना चाहिए। जी फौज साहब, आगे हम शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में अभी शिक्षा का क्या दृष्टिकोण है? कुचामन के क्षेत्र से आप आ रहे हैं तो कुचामन के आसपास में आपके समाज के बहुल्य जनता रहती है। इस जनता में शिक्षा को लेकर के किस प्रकार की रुचि दिखाई दे रही है आपको? समाज का शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है और समाज बंधुओं ने इस क्षेत्र में अपने समाज के बच्चों को प्रेरित करने के लिए स्कूलें और कॉलेजें भी खोली है। समय समय के अंदर मोटिवेशन सेमिनार भी करा रहे हैं। मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक अपने समाज की संस्थाओं से जुड़े। फौज साहब, क्या वर्तमान समय में अभिभावक अपने बच्चों की वास्तविक समस्याओं से जुड़ पा रहे हैं? वास्तविक समस्याओं से अभिभावक इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि जितने भी अभिभावक है उसमें 90% अभिभावक इतने शिक्षित नहीं है। जो अपने बच्चे क्या कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं उनको कोई मतलब अता पता नहीं है जी। अब ये हर बच्चा पढ़ेगा, आने वाली जनरेशन के अंदर अपने बच्चों को टेकन करने के लिए अभिभावक इतने शिक्षित हो जाएंगे कि वो आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकेगा। तो फौज साहब, बच्चों की वर्तमान में अभिभावक मॉनिटरिंग किस प्रकार से करे? अभी तो शिक्षण संस्थाओं के भरोसे अभिभावक है कि अभिभावक इतने पढ़े लिखे नहीं है जो अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सके। वो क्या आंसर लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, शिक्षित नहीं होने के कारण ये बहुत ही जटिल समस्या है। परंतु आने वाले समय में अब हर बच्चा पढ़ेगा, ये योजना जो चल रही है इसके तहत सभी अभिभावक शिक्षित हो जाएंगे और आने वाले समय में इससे छुटकारा मिलेगा। तो अभी आप शिक्षण संस्थाओं को और माता पिता को ऐसे कौन से रास्ते बताना चाह रहे हैं जिनके माध्यम से वो अपने बच्चों की मॉनिटरिंग है और उनकी देखरेख है वो अच्छे से कर पाए, जिससे उनके बच्चे हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल हो जाए? मेरा सभी शिक्षण संस्थाओं से ये कहना है कि समय समय पर अभिभावकों के साथ में वार्तालाप की जाए और उनके बच्चों के अंदर क्या कमी है अभिभावकों को भी अवगत कराया जाए। जब अभिभावकों का और शिक्षण संस्थाओं के स्टाफ का तालमेल बैठेगा और जो भी कमी है उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे और जब यह समय समय पर होगा तो बच्चा अपना और समाज का नाम रोशन करेगा। सर, शिक्षा के अंदर जरूरी है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान अपने समाज से जुड़े, समाज से जुड़कर शिक्षण संस्थान और समाज दोनों सामुदायिक स्तर पर एक साथ काम करेंगे तो अवश्य ही वो अधिक अच्छा कार्य करेंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे और लोगों को अपनी बात आसानी से समझा पाएंगे। तो इसको आप कितना जरूरी देखते हैं कि समाज और विद्यालय दोनों आपस में करीब आए? समाज को और विद्यालयों को नजदीक आने से अभिभावकों को अपने बच्चों के बारे में, बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहता है या गवर्नमेंट अप्लाई बनना चाहता है, कैसी उसकी रुचि है, अभिभावकों को स्टाफ अवगत कराएगा। और अभिभावकों से मेरा यही निवेदन है कि बच्चा जिस क्षेत्र के अंदर रुचि रखे उनको उस क्षेत्र में उसको भेजना चाहिए। सर, अभी वर्तमान में कुचामन के आसपास की स्थिति में हमने देखा है कि आपके समाज से बालिका शिक्षा है वो आज भी कम है। बालिकाएं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, रोजगार के अवसरों में अभी भी उनका कोई योगदान नहीं है। तो ये आप बालिका शिक्षा का स्तर ऊपर लाने के लिए क्या कर रहे हैं और आपके समाज की संस्थाओं का किस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं कि वो समाज की संस्थाएं इस क्षेत्र में आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके? मातृ शक्ति के उत्थान के लिए उनको वित्तीय सहयोग करके रोजगार के प्रशिक्षण देके
उनको अग्रिम पंक्ति में लाना चाहिए। और जो मातृशक्ति व्यवसाय से, बिजनेस से या शिक्षा से जुड़ना चाहती है, उनके संगठन बना के उनको शामिल करना चाहिए और हर सामाजिक प्रोग्राम में उनको शामिल करना चाहिए जी। जब तक मातृशक्ति, युवा शक्ति और समाज जब तक एक मंच पर नहीं आएगा, न हम राजनीतिक में सफलता हासिल कर सकते हैं, न समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सर आपके समाज के युवाओं की भागीदारी है वो काफी पिछड़ी हुई है सर, इस विषय में आप अपने क्या अनुभव बता रहे हैं? मेरा तो सभी युवाओं से यही निवेदन है कि जितने भी सामाजिक प्रोग्राम हो, राजनीतिक प्रोग्राम हो, उसके अंदर भागीदारी निभानी चाहिए और अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। और हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके समाज से और युवा बच्चों में से काफी कम बच्चे सफल हो पा रहे हैं, तो आप इसके क्या कारण देख रहे हैं अभी? इसके मुख्य कारण तो यही है कि आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों को वित्तीय सहयोग नहीं मिल रहा है और न उनको संसाधनों की आपूर्ति हो रही है। जी। मेरा समाज के शीर्ष नेतृत्व से और बमासियों से निवेदन है कि ऐसे बच्चों का चयन करे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो और उनको जो शिक्षा के क्षेत्र में समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, इन बच्चों का चयन करके इनको वित्तीय सहयोग देना चाहिए, जिससे ये अपना भविष्य उज्जवल बना सके और समाज का नाम रोशन कर सके। सर, कुमाऊं समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिभा को खोजकर सब लोगों के सामने लाने के लिए अभी आप क्या कार्य कर रहे हैं? इस कड़ी के अंदर शिव मंदिर समस्त कुम्हारान पंचायत ट्रस्ट द्वारा हर साल जो हमारे समाज की प्रतिभागी छात्र है और छात्राएं हैं, उनको एक मंच से सम्मानित किया जाता है। जी। उन बच्चों में जो कितना टैलेंट है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रतिभाएं हमारे सामने आती है। हर साल एक मंच से शिव मंदिर प्रांगण से इन छात्राओं को हम सम्मानित करते हैं और इसलिए खोजने की तो हमारे को जरूरत ही नहीं है कि जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो उसका हम सम्मान हर साल एक मंच से करते हैं। परंतु उन छात्राओं में, उन विद्यार्थियों के अंदर जो आर्थिक सहयोग की जरूरत है, वित्तीय सहयोग की जरूरत है, मेरा सभी समाज बंधुओं से और भामाशाहों से निवेदन है कि इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको वित्तीय सहयोग करे, आर्थिक सहयोग करे, संसाधनों का सहयोग करे, जिससे वो बच्चे अपना समाज का नाम और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, अपने क्षेत्र के अंदर कामयाब होके अपनी छाप छोड़ सके। सर, वर्तमान में अपने समाज में से ऐसा कोई उदाहरण है जिसको भामाशाहों के सहयोग से वो व्यक्ति किसी सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ा हो? नहीं, भामाशाह जो सहयोग करते हैं, किसका भी सहयोग किया है, इस मंच से मैं उनको उजागर नहीं करना चाहता हूँ, परंतु बहुत से विद्यार्थी है जिनको आर्थिक सहयोग करके हमारे संगठन ने उनको कामयाबी तक पहुंचाया। सर, प्रत्येक विद्यार्थी में प्रतिभा है, माता पिता भी ये मानते हैं और सभी लोग ये स्वीकार भी करते हैं। अब उस प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय किस प्रकार से प्रयास करते हैं? क्या विद्यालयों के पास में उतने संसाधन अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है कि वो माता पिता की और विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके? विद्यालय के पास में पूरी क्षमता है और वो अपने लेवल पे भी बच्चों को निखार सकते हैं जी। और अपने लेवल से नहीं निखार सकते तो समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है जी, उनको अवगत कराए। समाज की सबसे बड़ी जो संस्था है उनको वित्तीय सहयोग करेगी जी, उनको संसाधनों का व्यवस्था करेगी जी। इसलिए संस्था का और विद्यालयों का भी तालमेल होना बहुत जरूरी है। सर, आज ये आपके समाज की संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकाश फैला रही है जिससे हमारा समाज है वो रोशन हो रहा है। तो इन सामाजिक संस्थाओं से आगे भी आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी है वो किस प्रकार के सपने देखते हैं और इनसे किस प्रकार का सहयोग आगे चाहते हैं? पहले तो मैं अपने समाज की संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर। कि उन्होंने आगे आके हर क्षेत्र के अंदर, चाहे नावा हो, कुचामण हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी के अंदर वो उन्होंने अपनी स्कूलें और कॉलेज खोली। और अपने समाज के उन संस्थाओं से भी मेरा यही निवेदन है कि बच्चा स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितने बजे स्कूल से निकल रहा है, क्या वो घर पे जा रहा है या कोई दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, तो उनको स्कूल से बच्चा निकलता है तो अभिभावकों को भी अवगत कराना चाहिए क्यों अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही नाजुक है जी। और आप ये शिक्षण संस्थाओं का दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों के साथ साथ में अपने स्टाफ पे भी नजर रखे जी। और प्रशिक्षण किए हुए स्टाफ को भी अपने विद्यालय में
रखे। जी सर। अगर विद्यालय में आपने प्रशिक्षण किए हुए स्टाफ को नहीं रखा तो आने वाले भविष्य में आपका और आपके विद्यालय का नाम बदनाम होगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर कड़ी को विद्यार्थियों के साथ साथ में अपने स्टाफ पे भी नजर रखे और प्रशिक्षण किया हुआ स्टाफ रखे। सर, वर्तमान में एक बड़ी समस्या और उपस्थित हुई है। ये समस्या ये है कि स्वजातीय लोगों से उम्मीद करने वाली संस्थाएं आज वर्तमान में ये उम्मीद कर रही है कि वो स्वजातीय बच्चों को अपने विद्यालयों में लाने में असक्षम हो रही है। इसका बड़ा रीजन क्या है कि उनके स्वजातीय बच्चे जिस समाज से और जिन लोगों से वो ये अपेक्षा करती है कि उनके बच्चे उन्हीं की विद्यालयों में पढ़ेंगे, वो उनके विद्यालयों में नहीं आकर के आज भिन्न भिन्न संस्थाएं देख रहे हैं, दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। तो माता पिता का इस प्रकार का रवैया आप समाज के लिए किस प्रकार से ये दृष्टिकोण देख रहे हैं? समाज के संस्थाएं ने अभी शिक्षा के क्षेत्र में पैर रखा है। हमारे समाज की एक रूढ़िवादी सोच है कि सब जातीय संस्थाओं में बच्चों को कम भेज के दूसरी संस्थाओं में भेज रहे हैं, परंतु ये संस्थाएं हमारे समाज की संस्था आने वाले समय में अपना लोहा बनाएगी और सभी संसाधनों का सुविधा करेगी जो अदर संस्थाओं में। जब अदर संस्थाओं जितना हमारे समाज की संस्थाओं में वाहन होंगे, प्रशिक्षण सही मिलेगा, शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे, तो आने वाले समय में इनसे छुटकारा मिल जाएगा। सर, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने देश सेवा में रहते हुए कौन से सेक्टर में आपने देश की सेवा करी है? देश सेवा के लिए मैं विश्व के सबसे बड़े बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस में 1988 में भर्ती हुआ और 2010 के अंदर मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस दौरान मैंने राष्ट्रपति भवन से लगा के कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा यानी सभी क्षेत्रों में मैंने ड्यूटी की है। नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए मेरे को जहां भी ड्यूटी के लिए अप्लाई किया गया, मैं कर्तव्य के साथ वहां अपनी ड्यूटी की है। सर, वर्तमान में बच्चों के सामाजिक मूल्य है वो गिरते जा रहे हैं। आप अपने समाज के युवाओं को सामाजिक मूल्यों का निर्वहन करने के लिए किस प्रकार से जागरूक करना चाहते हैं? सामाजिक मूल्यों पर खरा उतरने के लिए अभिभावकों को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। तो इस टाइम पे जो समय चल रहा है वो युवाओं का भटकने का समय चल रहा है। कुछ युवा बहुत ही बड़े सपने लेके गलत क्षेत्र में उतर जाते हैं। उनकी हरकत का खामियाजा उनके परिवार को भी उठाना पड़ता है। तो मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि अपने माता पिता और अपने समाज का नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए कोई ऐसी कदम न उठाए जिससे आपका और आपके समाज का नाम बदनाम हो। जी सर, सामाजिक क्षेत्र में एकजुटता और जीवन के अंदर एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए आप युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि भाई जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब आप अपने आदरणीयों का कहना नहीं मानोगे, तो आदरणीयों का और युवाओं का तालमेल जब जिस दिन सही लाइन पे चलना लग जाएगा, समाज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा, ना शिक्षा के क्षेत्र में न राजनीतिक के क्षेत्र में। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए समाज के जागरूक युवाओं को और समाज के आदरणीयों को एक मंच पर आके समाज के हकों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारा आज का कार्यक्रम था कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, तो प्रत्येक बच्चे को विद्यालयों तक लाने के लिए अपन किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं? प्रत्येक बच्चे को विद्यालय तक लाने के लिए समय समय पर मोटिवेशन सेमिनार अभिभावकों का और शिक्षण संस्थाओं का होना चाहिए। समाज की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका समय समय पर मोटिवेशन सेमिनार होना चाहिए। और जब बच्चे संस्थाओं से जुड़ेंगे तो उनको देख के अपने आप समाज के दूसरे बच्चे भी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको भी मालूम पड़ेगा भाई हमारा बच्चा फलानी संस्था से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप समाज की संस्थाओं तक बच्चों को भेजेंगे। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे यह है कि आप समाज में अभी युवाओं में किस प्रकार की समस्याएं देखते हैं? आप उन समस्याओं के बारे में बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? रोजगार के अंदर अपना लोहा मना रहे हैं, मार्बल व्यवसाय के अंदर युवा अपना लोहा बना रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें कॉलेज खोल के समाज बंधु अपना लोहा बना रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। मेरा सभी युवाओं से और हर क्षेत्र में काम करने वालों से निवेदन है कि राजनीतिक एक ऐसी चाबी है, जब तक समाज राजनीतिक के अंदर भागीदारी नहीं निभाएगा किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। आपका मैसेज है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपनी पकड़ बनाना अति आवश्यक है, वहां से अपन कई सारे
अपने सपनों की चाबी है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम राजकुमार जी फौज साहब के साथ में थे और उन्होंने हमें अपने जीवन में और बेहतर करने के लिए काफ़ी सारे अपने जीवन के अनुभव साझा किए, जो अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम सभी अभिभावकों और बच्चों से यही निवेदन करते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करें, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए और अपने सपने पूरे करने के लिए आप हर तरीके के गुणों का विकास करें और प्रत्येक वो क्षेत्र चुन लीजिए जिस क्षेत्र से आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। सर, आप अंतिम मैसेज हमारे युवाओं को, पढ़ने वाले बच्चों को, हमारे देखने वाले दर्शकों को और अभिभावकों को क्या देना चाहते हैं सर? मैं अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हर बच्चा पढ़ेगा और समाज की संस्थाओं तक पहुँचेगा, और जो समाज की अभिभावक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है वो अपने बच्चों को विद्यालय तक नहीं पहुँचा सकते, उन अभिभावकों से और समाज की संस्थाओं से निवेदन है कि ऐसे बच्चों का चयन करें जो शिक्षा से वंचित रहे। समाज में एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये हमारा संकल्प है और इसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम मेहमान से इजाजत लेते हैं और धन्यवाद करते हैं राजकुमार जी फौजी साहब का, जिनके अनुभवों ने और जिनके सवाल जवाब के क्रम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उनके अनुभवों को उन्होंने हमारे साथ में साझा किया है। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं आज के श्रोताओं का, जिन्होंने हमें ध्यान से सुना है, और आगे भी हम आपके प्यार के लिए और आपकी पसंद के लिए इसी प्रकार के ब्रॉडकास्ट अच्छे व्यक्तियों के लाते रहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।